हेलो एवरीवन, स्टडी एज में आपका स्वागत है। हम बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। उसी कड़ी में ये है भाग 2। इसमें हम करेंगे अधिगम के सिद्धांत से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और कुछ प्रश्न होंगे अभिप्रेरणा और अधिगम से संबंधित। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये, इसको अंत तक देखें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो कि लास्ट ईयर में पूछे गए हैं और इससे जो है क्वेश्चन आने की संभावना 100% है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। इससे पहले मैंने 20 क्वेश्चन कराए हैं, उस वीडियो को भी आप देखें जाके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, जिस अधिगम में व्यक्ति दूसरों के अधिगम को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को, उसको कहा जाता है। ऐसा कौन सा सिद्धांत है या कौन से अधिगम में हम दूसरों को देखकर सीखते हैं या उनको अनुकरण करके सीखते हैं? तो वो क्या है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। नाम से ही स्पष्ट है, सामाजिक अधिगम मतलब हम समाज को देखकर सीख रहे हैं। इस सिद्धांत में क्या होता है? अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, ये भी आपको याद रखना है। इनका नाम है अल्बर्ट बांडुरा। अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत, यदि आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपने उसमें देखा होगा बांडुरा का अधिगम सिद्धांत मैंने डिटेल में कवर किया, उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो ये रहने वाले थे कनाडा के और इन्होंने दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में, मतलब बच्चों का जो अधिगम होता है उसमें से कौन से कारक पर बल देते हैं? इनमें से कौन सा कारक है जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चों के सीखने में? इन्होंने बालकों के सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत दिया था। तो वाइगोत्स्की संबंधित किससे हैं? सामाजिक विकास से। आपका आंसर है सामाजिक। ये मनोवैज्ञानिक कौन से देश के थे, ये भी आपको याद रखना। ये थे रूस के रहने वाले, रूस। आप जो भी मनोवैज्ञानिक आएंगे उन्होंने कौन से प्रयोग किए किस जानवर पर और वो कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वाइगोत्स्की थे रूस के रहने वाले और इन्होंने दिया था सामाजिक विकास का सिद्धांत। और इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा था? समाज में जैसी सुविधाएं होंगी बालक का विकास वैसा ही होगा। जो आसपास का माहौल होगा, जैसी आप बच्चों को सुविधाएं प्रदान करेंगे वैसा ही उनका विकास होगा। ये उनका सिद्धांत था। अगला प्रश्न है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में, पावलोव ने जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ये आपको पता होगा। और इन्होंने क्या किया था? 3 चरणों में अपना प्रयोग किया था। पहले कुत्ते को जो है पहले भोजन दिखाया उन्होंने। तो भोजन क्या था यहाँ पर? स्वाभाविक उद्दीपक। जब भी आप स्वाभाविक उद्दीपक देते हैं तो स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। इसी प्रकार जब भोजन दिखाया तो कुत्ते के मुँह में लार आई, ठीक है। दूसरे चरण में उन्होंने क्या किया? पहले चरण में भोजन दिखाया तो लार आई, मतलब स्वाभाविक उद्दीपन को देखकर कुत्ते ने स्वाभाविक अनुक्रिया की। दूसरे चरण में किया उसने घंटी और प्लस भोजन। यहाँ पर भोजन है स्वाभाविक उद्दीपक और घंटी है अस्वाभाविक उद्दीपक। तो स्वाभाविक और अस्वाभाविक दोनों दिया। तो पहले घंटी बजाई, आपके क्वेश्चन में देखो, पहले उन्हें ध्वनि तत्पश्चात, मतलब उसने ध्वनि दिखाई, पहले ध्वनि निकाली और फिर भोजन प्रस्तुत किया। तो आपका आंसर है बी। तो घंटी प्लस भोजन दिखाया तो फिर से कुत्ते ने स्वाभाविक अनुक्रिया की, ठीक है। स्वाभाविक प्लस अस्वाभाविक के प्रति उसने स्वाभाविक क्रिया की। फिर लास्ट में उसने सिर्फ घंटी दिखाई तो कुत्ते को लगा कि भोजन मिलने वाला है, तो उसने फिर से लार जो है निकाली। मतलब पहले स्वाभाविक उद्दीपन के प्रति जो स्वाभाविक अनुक्रिया कर रहा था कुत्ता, वो बाद में अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी उसने वही अनुक्रिया दिखाई, मतलब लार का निकलना। तो इनका यही सिद्धांत था, जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो हमारी वो आदत हो जाती है, हम अनुबंधन कर लेते हैं। अनुबंधन मतलब अनुकूलन, ठीक है। यदि किसी रैक पर कोई सामान रखा है, आप बार बार वहाँ से ले रहे हो, लेकिन आपको पता है वो सामान वहाँ नहीं है, लेकिन आपका हाथ उसको लेने के लिए वहीं पर जाता है, इसी को हम कहते हैं अनुबंधन। तो पावलोव ने यही सिद्धांत दिया था, ठीक है। पावलोव के सिद्धांत के नाम क्या क्या हैं? क्लासिकल सिद्धांत भी इसको बोलते हैं हम, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, और एक नाम है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था कुत्ते पर किया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यदि गणित का अधिगम भौतिक के अधिगम में, मतलब अधिगम मतलब होता है सीखना, ठीक है। जब हम गणित पढ़ते हैं तो उसका उपयोग हम भौतिकी मतलब फिजिक्स पढ़ने में भी यूज़ करते हैं। कहीं ना कहीं गणित का ज्ञान भौतिकी में भी काम आता है। तो ये कौन सा स्थानांतरण है? तो स्थानांतरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला शून्य स्थानांतरण, इसका मतलब होता है हमारा ज्ञान, पिछला जो ज्ञान है वो आने वाले अध्ययन में कोई काम नहीं आता। इसको हम बोलते हैं शून्य स्थानांतरण। इसका उदाहरण आप सोच सकते हैं, जैसे हम कबीर के दोहे याद करते हैं तो आपको उतनी ही मेहनत रहीम के दोहे याद करने में करना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं कि आपने कबीर के दोहे याद कर लिए तो उसका पुराना जो ज्ञान है रहीम के दोहे नहीं, आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है याद करने के लिए। दूसरा होता है नकारात्मक
स्थानांतरण मतलब पहले का ज्ञान दूसरे के ज्ञान में बाधा आने लगता है। जैसे हम इंडिया में ड्राइविंग करते हैं, तो यदि हम अमेरिका में ड्राइविंग करते हैं तो यहाँ का ज्ञान, ठीक है, ड्राइविंग तो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ के जो नियम कानून है हमारी उसमें आदत हो चुकी है। हम वहाँ पे जाएंगे तो गलतियाँ करेंगे, लेफ़्ट साइड से चलने की जगह हम राइट साइड चलेंगे। तो यहाँ के नियम में जो हमारी आदत हो गई, हम यहाँ के अनुकूलन हो गए हैं, वहाँ पर बाधा बनेगा। तो इसको हम बोलते हैं नकारात्मक स्थानांतरण, यानी पुराना ज्ञान आने वाले ज्ञान को लेने में बाधा उत्पन्न हो जाए उसको बोलेंगे हम नकारात्मक स्थानांतरण। और एक और है सकारात्मक स्थानांतरण। इसका मतलब जैसे हमने साइकिल चलाना सीख लिया, तो जब हम बाइक सीखेंगे तो साइकिल चलाने वाला ज्ञान हमें बाइक चलाने में बैलेंस करने में मदद करेगा। तो ये होता है सकारात्मक स्थानांतरण, मतलब ज्ञान का स्थानांतरण हो रहा है। तो 3 प्रकार के स्थानांतरण हैं, शून्य स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण और नकारात्मक स्थानांतरण। तो क्वेश्चन में पूछा गणित का अधिगम भौतिक के अधिगम में सहायक है, सहायक हो रहा है ज्ञान, यानी कि सकारात्मक अधिगम या सकारात्मक स्थानांतरण हो रहा है। इसका आंसर है सी, सकारात्मक स्थानांतरण। अगला प्रश्न है डिसलेक्सिया मुख्य रूप से कौन सी समस्या से संबंधित है? तो कुछ समस्याएं हैं जैसे कि लेखन संबंधी समस्या। लेखन संबंधी समस्या को हम बोलते हैं डिसग्राफिया। नाम से भी सही जो है स्पष्ट है, ग्राफिया मतलब ग्राफ मतलब लिखना, तो डिसग्राफिया होगा क्या, लेखन से संबंधित जो समस्या होगी वो है डिसग्राफिया। एक है डिसलेक्सिया, ठीक है, डिसलेक्सिया ये संबंधित है पठन से संबंधित, पठन मतलब पढ़ना या वाचन। तो क्वेश्चन में आप देख रहे हैं डिसलेक्सिया ये किससे संबंधित है, पढ़ने से संबंधित। जब बच्चा पढ़ने में असमर्थ होता है या हकलाकर पढ़ता है इसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। और एक है डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया आप कैलकुलेटर से इसको रिलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करना मतलब गणना करना। जब गणना संबंधी बच्चा जो है गलतियां करता है, गणना करने में असमर्थ होता है, जोड़ना घटाना ये सब करने में असमर्थ होता है, इसको हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया। तो आसान है, नाम से ही देखो, डिसकैलकुलिया मतलब गणना करने में असमर्थता। डिसग्राफिया मतलब ग्राफ मतलब लिखना, तो लेखन संबंधी समस्या है तो डिसग्राफिया। और डिसलेक्सिया मतलब होता है पठन संबंधी। और जिसमें तीनों समस्याएं हैं उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, इसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, डिस्प्रैक्सिया। जिसमें जो तीनों समस्याएं हैं इसको बोलेंगे हम डिस्प्रैक्सिया। तो इसका आंसर क्या है, डिसलेक्सिया पूछा है तो इसका आंसर है पढ़ने से संबंधित समस्या। अगला प्रश्न है तत्परता का नियम किसने दिया? तत्परता का नियम दिया था थार्नडाइक ने। आपने सीखने के सिद्धांत पढ़े थे, ठीक है। थार्नडाइक ने एक प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पर। उसने प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दिया, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, यही उसका नाम है, ठीक है। एसआर बॉन्ड, जिसमें कि पहले स्टिमुलस दिखाया जाता है और फिर प्रतिक्रिया करती है बिल्ली, ठीक है। पहले उसको उद्दीपन दिखाया, उद्दीपन को देखकर बिल्ली जो है रेस्पॉन्स करती है, इसलिए इसको बोलते हैं एसआर बॉन्ड या फिर उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। पहले प्रयत्न करेगी बिल्ली, फिर बार बार काम करेगी तो सीख जाएगी। उसी प्रयोग के आधार पर थार्नडाइक ने 8 नियम दिए थे सीखने के। उनमें से 3 जो है प्रमुख नियम है और 5 हैं सहायक नियम। तो 3 प्रमुख नियम कौन कौन से हैं? वो है तत्परता का नियम जो क्वेश्चन में पूछा है, और दूसरा है अभ्यास का नियम, और तीसरा है प्रभाव या संतोष का नियम। तो ये थे 3 मुख्य नियम और 5 हैं सहायक नियम। सहायक नियम भी आपको पढ़ना है, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, डिटेल में कवर किया गया है। अगला प्रश्न है जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह इनमें से कहाँ पर होता है? ये प्रश्न लिया गया है सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से, ठीक है। सिगमंड फ्राइड ने जो नियम दिया था अपना मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उससे संबंधित है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सिगमंड फ्राइड कहाँ के रहने वाले थे? ये थे ऑस्ट्रिया के रहने वाले। तो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे सिगमंड फ्राइड, और इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त जो है सिद्धांत दिया। उसमें इन्होंने मन के 3 स्तर बताए। हमारे जो मानव मन है उसके 3 स्तर बताए। 3 स्तर कौन से हैं? पहला है चेतन मन, दूसरा है अर्धचेतन मन, और तीसरा है अचेतन मन। तो चेतन मन क्या होता है? चेतन मतलब वर्तमान से संबंधित होता है, जो हम वर्तमान में काम कर रहे हैं, जो अभी, उस पर काम करता है हमारा चेतन मन। और पूरे जो शरीर का और पूरे मस्तिष्क का ये 1/10 भाग होता है, ठीक है। दूसरा है अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन वो होता है जैसे हम कुछ बोलते बोलते अटक गए या भूल गए, ठीक है। कभी कभी आप कुछ याद करते हो और याद नहीं आता, लेकिन आप प्रयास करते हैं तो याद आ जाती हैं चीज़ें, वो होता है अर्धचेतन मन में चली जाती हैं चीज़ें, ठीक है। और तीसरा है अचेतन मन। अचेतन मतलब क्या होता है? ये अतृप्त इच्छाओं का भंडार होता है, ठीक है, काम शक्ति का भंडार। एक वर्ड भी यूज़ किया है इन्होंने,
लिबिडो। तो लिबिडो का कहाँ पर है स्थान? ये है अचेतन मन में। काम शक्ति का जो है स्थान माना गया अचेतन मन को। जो हमारी अतृप्त इच्छाएं होती हैं वो सब अचेतन मन में होती हैं। तो ये हमारे पूरे मन का 9/10 भाग है। तो इस प्रश्न में पूछा है जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती वो क्या कहलाता है? ये है इदम। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है? 3 स्टेज बताई हैं। ये है ईड। ईड मतलब इदम। अहम को बोलते हैं ईगो, और परम अहम को बोलते हैं हम सुपर ईगो। तो इन्होंने 3 स्टेज बताई हैं। जो इदम का केंद्र होता है वो होता है अचेतन मन। जो हमारी अतृप्त इच्छाएं होती हैं वो इदम में हो जाती हैं, और वो हम इदम करता है जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो तुरंत ही काम करने के प्रेरित होती हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको गुस्सा आया, आपका इदम क्या बोलेगा? इदम बोलेगा इसका मर्डर कर दो। ठीक है, लेकिन एक अहम होता है हमारे अंदर, वो कहेगा नहीं, यदि आप इसको मारोगे तो जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, ये दूसरी स्टेज है। लेकिन एक और होता है परम अहम। वो क्या कहता है? नहीं, मारना गलत बात है। ये जो है नैतिकता पर विशेष बल देता है। ठीक है, जो हमारा नैतिकता का केंद्र होता है वो है परम अहम। ये बोलेगा किसी को मारना गलत बात है, ये जो है नहीं करना चाहिए। ये जो नैतिकता पर बल देता है परम अहम, जो हमारे अंदर की आवाज़ है अच्छी वाली, वो है परम अहम। अहम जो है नियमों को बताता है कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, और इदम जो है तुरंत इच्छाओं को पूर्ति चाहता है। ठीक है, तो ये सब सिद्धांत दिया था किसने? सिगमंड फ्राइड ने। तो इदम का जो भंडार गृह है वो है अचेतन मन। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल क्या है? पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसमें उसने क्या कहा था? बुद्धि जो है जन्मजात नहीं होती बल्कि इसका विकास होता है, और इस बुद्धि के विकास के 4 चरण उन्होंने बताए थे। ठीक है, पहला क्या है? जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष उन्होंने कहा था संवेदी प्रेरक अवस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था। 2 से 7 वर्ष इन्होंने कहा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और 7 से 11 वर्ष इन्होंने कहा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और 11 से 15 वर्ष की बताई थी इन्होंने अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जो जन्म से 2 वर्ष तक बालक संवेदी मतलब अपने संवेदों के द्वारा, संवेदी अंग जो होते हैं, ठीक है, त्वचा, आँख, कान, इन सब से जो है बच्चा ग्रहण करता है चीज़ें, बच्चा सीखता है। अपनी बुद्धि का विकास संवेदों या संवेदी अंगों के द्वारा करता है। फिर है 2 से 7 वर्ष मतलब पूर्व संक्रियात्मक, जो सामने है उसको देखता है बच्चा। इस समय इसका भाषा का विकास नहीं होता है। ठीक है, फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बालक का भाषा का विकास हो जाता है, और जो सामने है उन चीज़ों को देखकर समझने लगता है, उनको उनके प्रति जो है सोचने लगता है। और 11 वर्ष से 15 वर्ष तक अमूर्त संक्रियात्मक। अमूर्त मतलब जो सामने नहीं है, ऐसी वस्तुएं जो सामने नहीं है उनके बारे में भी सोचने लगता है, मतलब चिंतन करने लगता है बच्चा 11 से 15 वर्ष तक। मतलब इन्होंने कहा कि 15 वर्ष तक बालक की बुद्धि का विकास हो जाता है, और ये 4 चरण इन्होंने दिए। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? जन्मदाता हैं व्यवहारवाद के वाटसन। और पूरी कहानी बताता हूँ। देखो, पहले मनोविज्ञान को हम व्यवहार का अध्ययन नहीं कहते थे। पहले जो है आत्मा का विज्ञान कहा जाता था मनोविज्ञान को, आत्मा। तो आत्मा का विज्ञान कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो है प्लेटो और अरस्तु, और एक नाम और याद कर लो, डेकार्टे। तो इन्होंने जो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। ठीक है, फिर आए दूसरी बात, फिर आती है मन का विज्ञान कहने वाले मनोवैज्ञानिक। तो इन्होंने मन का विज्ञान कहा है पाम्पानोजी ने। ये इटली के मनोवैज्ञानिक हैं, पाम्पानोजी और थासडरीड। इन्होंने इन्होंने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा है। फिर ये भी परिभाषा जो है अमान्य हो गई, क्योंकि मन किसी को दिखाई नहीं देता, ये साबित नहीं कर पाए। ठीक है, तो चेतना का विज्ञान कहने लगे फिर मनोविज्ञान को, और चेतना का मनोविज्ञान मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे विलियम बुंट। और एक नाम और याद रखना है आपको, विलियम जेम्स। फिर ये सारी परिभाषाएं जो हैं अमान्य हो गई, क्योंकि ना ही व्यक्ति ने आत्मा को देखा है, ना ही मन और ना ही चेतना। ठीक है, व्यक्ति सिर्फ व्यवहार का अध्ययन कर सकता है, जो सामने है व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है उसका अध्ययन करके जो है फिर मनोविज्ञान की परिभाषा बनाई गई कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन। और व्यवहारवादी कौन थे? व्यवहारवादी थे वाटसन। व्यवहार का अध्ययन कहने वाले जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे वो थे वाटसन, और इसके साथ वुडवर्थ की बात करते हैं, स्किनर, मैकडूगल। तो इन सब ने क्या कहा? और
थार्नडाइक। तो व्यवहार का, ठीक है, तो देखते हैं। आत्मा का विज्ञान कहा प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ने। मन का विज्ञान कहा पाम्पानोजी और थासाड्रीड ने, ठीक है। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने। और व्यवहार का अध्ययन करना यानी कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का अध्ययन, ये कहा है वुडवर्थ ने, स्किनर। तो जो प्रमुख कौन थे, जन्मदाता की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। व्यवहारवाद का जन्मदाता पूछा है आपसे, इन्होंने समर्थन किया था स्किनर ने। लेकिन जो सबसे पहले जो आए जिन्होंने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, वो हैं सबसे प्रमुख वाटसन। अगला है सुल्तान नामक चिंपांजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं। तो सुल्तान पर परीक्षण किया था कोहलर ने, ठीक है। 3 जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे, कौन कौन थे, वर्दीमर, एक था कोहलर और तीसरा था कोफका। इनको बोलते हैं हम गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवादी मतलब, गेस्टाल्ट मतलब होता है पूर्णाकार या संपूर्णाकार, ये जर्मनी का शब्द है गेस्टाल्ट। इसका मतलब होता है पूर्णाकार, मतलब जब तक पूरी समस्या नहीं होगी तो बालक अपनी बुद्धि का विकास नहीं कर सकता, ठीक है। तो इन्होंने चिंपांजी पर प्रयोग किया, एक चिंपांजी को पिंजरे में बंद किया और केले ऊपर लटका दिए, ठीक है। फिर अपने चिंपांजी ने अपनी सूझ का इस्तेमाल किया, बुद्धि का इस्तेमाल किया, बॉक्स को इकट्ठा किया और केले प्राप्त कर लिए। तो ये प्रयोग किया था कोहलर ने, और इन जो प्रतिपादक था वर्दीमर, उनका साथ दिया था कोफकन ने, ठीक है। इसलिए इनको गेस्टाल्टवादी बोलते हैं। और इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, इसका नाम क्या है, इनसाइट थ्योरी या अंतर्दृष्टि या फिर सूझ का सिद्धांत, ठीक है। कई बार हम कोहलर का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो ये सारे नाम आपको याद रखना है, कौन कौन से, इनसाइट थ्योरी, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, या फिर समग्र आकार। समग्र आकार मतलब पूरी समस्या, जब तक पूरी समस्या नहीं होगी बालक अपनी बुद्धि का विकास नहीं कर सकता। अगला प्रश्न 31, अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसमें प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया। मतलब ये कह रहा है कि पहले प्रतिक्रिया करेगा कोई भी बालक या फिर कोई भी जीव, फिर उसको पुनर्बलन मिलेगा, फिर वो सीखेगा, जैसा कि स्किनर ने अपने सिद्धांत में बताया था। तो स्किनर का सिद्धांत क्या था, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। पहले चूहा क्रिया करता है, जो स्किनर ने अपना सिद्धांत दिया था वह चूहे पर प्रयोग करके दिया था। तो चूहे को उसने बंद किया और चूहा जो है बार बार क्रिया कर रहा है, अचानक उसका पैर या हाथ जो भी है वो लीवर पर पड़ता है और उसको भोजन प्राप्त हो जाता है। तो मतलब अचानक वो क्रिया करना जो है स्वाभाविक प्रवृत्ति है किसी भी जीव की, अचानक से उसको पुनर्बलन मिलेगा, सकारात्मक प्रोत्साहन मिलता है, तो वो काम वो है बार बार दोहराता है या करता है। तो यही सिद्धांत था स्किनर का, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या है, प्रतिक्रिया पहले हो रही मतलब क्रिया हो रही है, और पुनर्बलन बाद में दिया गया मतलब प्रसूत। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया था स्किनर ने, जो कि चूहे पर प्रयोग करके दिया था। इसका आंसर है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, अधिगम के प्रकार हैं। ऑप्शन है आपके वाचिक अधिगम, अशाब्दिक अधिगम, गतिक अधिगम या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। सभी जो है अधिगम के प्रकार हैं। वाचिक मतलब वाचन करना, कुछ लिखा है तो आप उसको पढ़ते हैं फिर सीखते हैं, ठीक है। अशाब्दिक अधिगम में क्या होता है, चित्र व आकृतियों द्वारा सीखा जाता है। अशाब्दिक शब्द नाम से ही स्पष्ट है, अशाब्दिक मतलब जो शब्द नहीं है, जो पिक्चर है, ठीक है। चित्र व आकृतियों के माध्यम से जब बच्चे को सिखाया जाता है उसको हम बोलते हैं अशाब्दिक अधिगम। गतिक अधिगम मतलब जैसे कि साइकिल चलाना सीखना, पैदल चलना, ये सब है गतिक अधिगम, जिसमें गति हो रही है। तो ये सारे जो हैं अधिगम के प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 33, प्राचीन अनुबंधन या संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत या क्लासिकल सिद्धांत, ठीक है, ये दिया था पावलोव ने। और पावलोव ने अपना जो प्रयोग किया था वो किया था कुत्ते पर। मैंने अभी पिछले प्रश्न में ही बताया पावलोव का। तो इसका आंसर क्या है, पावलोव। और स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, वो दिया था क्रिया प्रसूत सिद्धांत, क्रिया प्रसूत, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पॉन्ड। पहले जो है रेस्पॉन्स होगा, रेस्पॉन्स करने के बाद अचानक से पुनर्बलन मिलेगा, तो हम, ठीक है, पहले रेस्पॉन्स होगा फिर जो है उसको पुनर्बलन दिया जाए, स्टिमुलस, एस मतलब स्टिमुलस। तो आरएस थ्योरी दी थी स्किनर ने, इसने किया था अपना प्रयोग चूहे पर। फिर है हल का सिद्धांत क्या था, पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनर्बलन, ठीक है। थार्नडाइक ने दिया था एसआर थ्योरी, पहले स्टिमुलस दिया फिर रेस्पॉन्स किया, ठीक है। तो थार्नडाइक ने जो प्रयोग किया था वो दिया था भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था थार्नडाइक ने। और इसके सिद्धांत का नाम है एसआर थ्योरी या फिर उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। पहले उद्दीपन मिलेगा फिर जो है अनुक्रिया की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34, थार्नडाइक ने अपने प्रयोग किए, थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर। कुत्ते पर किसने किया था, पावलोव ने। कुत्ते पर किया था पावलोव ने और चिंपांजी पर किया था कोहलर ने। प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया, प्रबलन का सिद्धांत दिया था हल ने। प्रबलन मतलब पुनर्बलन का सिद्धांत, इसको हम
प्रबलन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका आंसर है हल। अगला प्रश्न, चिन्ह अधिगम सिद्धांत किसने दिया? चिन्ह अधिगम सिद्धांत दिया था टॉलमैन ने। ऑप्शन नंबर सी, टॉलमैन। अगला प्रश्न है, अधिगम करते समय एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें सीख जो है मतलब सीखने की गति रुक जाती है, यह अवस्था क्या कहलाती है? ये कहना चाह रहा है कि जब सीखने की गति रुक जाती है तो वह क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं अधिगम का पठार। ठीक है, जब सीखने में ना ही वृद्धि होगी ना ही कमी होगी, उसको हम बोलते हैं अधिगम का पठार। अधिगम वक्र समझते हैं क्या होता है। ठीक है, अधिगम वक्र क्या होता है? सीखने की गति बताता है। वक्र क्या है? जो है सीखने की गति बताता है, हम बोलते हैं इसको अधिगम वक्र। तो अधिगम वक्र जो है कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। पहला होता है सरल रेखी वक्र। सरल रेखी वक्र, एक बार में तीनों देख लेते हैं ताकि कोई भी आएगा तो आपसे बन जाएगा। सरल रेखी वक्र में क्या होता है? ये होता है, ऐसा होता है सरल रेखी वक्र। इसमें क्या होता है? गति एक समान होती है। ठीक है, लगातार गति जो है सीखने की गति एक समान होती है। दूसरा होता है उन्नतोदर। उन्नतोदर, उन्नतोदर में क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है, पहले उन्नति होगी, मतलब सीखने की गति पहले तेज होगी, फिर अचानक से धीरे 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 कम हो जाएगी, सीखने की गति मंद पड़ जाएगी। तो जिसमें कि सीखने की गति तेज होगी फिर मंद हो जाएगी, उसको बोलते हैं हम उन्नतोदर वक्र। फिर एक और है नतोदर वक्र। नतोदर वक्र में क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है, पहले जो है कम होगा। ठीक है, पहले सीखने की गति कम होगी और फिर अचानक से तेज हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं नतोदर वक्र। और फिर होता है एक मिश्रित वक्र। अधिगम का मिश्रित वक्र क्या कहलाता है? इसमें मिश्रित में नाम से ही स्पष्ट है, मिश्रित मतलब उन्नतो और नतोदर का मिश्रण। ठीक है, पहले क्या होगा? तेज होगा, फिर मंद हो जाएगी, फिर तेज होगी, फिर मंद हो जाएगी। तो इस तरीके से जो वक्र बनेगा अधिगम का, उसको हम बोलते हैं मिश्रित अधिगम का वक्र। और जब सीखने की गति रुक जाएगी तब हम उसको बोलते हैं अधिगम का पठार बनना। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे। अगला प्रश्न है, कल्पना शक्ति, विचार व तर्क शक्ति का विकास होता है, ये सब किस में होता है? सूझ के सिद्धांत में। ठीक है, कोहलर का सिद्धांत आपने देखा था, गेस्टाल्टवादियों ने दिया था जो जर्मनी के थे। इन्होंने क्या कहा था? जब व्यक्ति को पूरी समस्या दी जाएगी तब वो अपनी जो है बुद्धि का विकास कर पाएगा, वो अपनी पूरी बुद्धि लगाएगा, आसपास की परिस्थितियों को देखेगा और जो है अब वह समस्या का समाधान करने के लिए उसके मन में एक विचार आएगा और उसी को हम क्या बोलते हैं? सूझ। तो सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था कोहलर ने और इन्होंने अपना प्रयोग किया था चिंपांजी में। फिर है, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? जन्मजात प्रेरक कौन सा नहीं है? आदत। आदत जो है बाद में बनती है। भूख जो है जन्मजात प्रवृत्ति है, हर व्यक्ति हर बच्चा जो जन्म लेता है उसको भूख लगती है, प्यास लगती है और नींद आती है। ठीक है, आदत जो है जन्मजात प्रेरक नहीं है। ये है इस लेक्चर का लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? तो अभिप्रेरणा से संबंधित क्या नहीं है? मूल प्रवृत्ति। अभिप्रेरणा के घटक जो हैं वो 3 हैं। पहला है आवश्यकता, दूसरा है अंतर्नोद और तीसरा है प्रेरणा। ये सब हैं अभिप्रेरणा के घटक या फिर स्रोत। तो आवश्यकता क्या होती है? जैसे जब हमको भूख लगती है तो भोजन की आवश्यकता होती है। हर एक व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए वह काम करता है। ठीक है, जो भी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति के लिए व्यक्ति काम करता है। अंतर्नोद क्या होता है? अंतर्नोद को हम चालक भी बोलते हैं। चालक मतलब चालक क्या है? जैसे हमें भूख लगी है तो भूख है चालक। जब आपको भूख लगेगी मतलब चालक जो है आवश्यकता को उत्पन्न करता है। जैसे ही आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, व्यक्ति को भोजन मिल जाएगा तो उसका चालक जो है शांत हो जाएगा और वह उसको शांति प्राप्त होगी। यदि आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी तो उसके मन में तनाव आएगा। मतलब यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आवश्यकता क्या है? भोजन की। ठीक है, अंतर्नोद या चालक क्या है? भूख। जो भूख है वो हमें भोजन प्राप्त करने के लिए विवश कर रही है। और जब भूख जब भूख शांत हो जाएगी या भोजन मिल जाएगा तो हमें एक प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। उद्दीपक सामने होने पर व्यक्ति क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। जब भोजन दिखाई देगा तो व्यक्ति क्रिया करने के लिए प्रेरित होगा। तो ये है प्रेरणा। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अभिप्रेरणा के जो स्रोत या घटक क्या हैं? आवश्यकता, फिर है चालक और है प्रेरणा। तो ये प्रश्न थे कुछ अधिगम से संबंधित और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है आपके लिए और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं। और अगला वीडियो आएगा यूनिट
3 से, जिसमें कि हम करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित कुछ प्रश्न और बुद्धि संकल्पना सिद्धांत। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि बुद्धि से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में लिखकर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।